नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है मेरे पापा के पास अलाउद्दीन का चिराग नहीं जिसे खींचकर पैसे निकाल कर दे दें। रात की 10:30 बज रही थी। रिया को बहुत नींद आ रही थी, पर फिर भी सासू माँ की साड़ी को इस्त्री किए जा रही थी। सुबह से घर की और ऑफिस की काम करते करते थक चुकी थी। फिर सुबह जल्दी भी उठना होता था। अगर थोड़ा भी लेट हो जाती तो सारा काम उथल पुथल हो जाता। पर अभी तक पति सुरेश अपने माता पिता के कमरे में ही बैठे हुए थे, जबकि रोज तो 9:30 बजे तक कमरे में आ जाते हैं। 2-3 दिन से यही हो रहा था। पता नहीं क्या चल रहा था इन लोगों के मन में। बताते भी नहीं है, सीधा विस्फोट करते हैं। जबकि सुरेश को अच्छे से पता है कि जब तक वो कमरे में नहीं आ जाता रिया सो नहीं सकती, क्योंकि सासू माँ तब तक उसे कोई ना कोई काम में लगा ही रखती हैं। अभी ज़्यादा कुछ नहीं तो कपड़े इस्त्री करने के लिए लगा दिया, जबकि कपड़े इस्त्री वाले से इस्त्री कराए जाते हैं। पर पता नहीं क्यों आज ही सासू माँ ने यह कपड़े इस्त्री करने को दिए। जब भी उन्हें किसी काम की भूमिका बनानी होती है या फिर रिया से कोई काम निकलवाना होता है, तो फिर वो इसी तरह की काम करती हैं। हमेशा सुरेश के कंधे पर बंदूक रखकर चलाती हैं। पिछले 1 साल में रिया को ये अनुभव हो चुका था। पता नहीं अब किस चीज़ की भूमिका बना रही हैं। इतने में सुरेश कमरे में आया। उसे देखते ही रिया बोली, सुरेश आपको पता है ना मैं थक चुकी हूँ, मुझे कितनी नींद आ रही है। इसके बावजूद आप अभी तक मम्मी पापा के कमरे में बैठे हुए थे। जल्दी आ जाया कीजिए, मुझे भी ऑफिस के लिए जल्दी उठना होता है। अरे नाराज क्यों हो रही हो, कोई ज़रूरी बात कर रहा था, सुरेश ने कहा। तो उसने सोचा कि शायद रिया उससे पूछेगी, पर रिया ने कुछ नहीं पूछा, बल्कि वो तो बिस्तर पर आकर लेट गई। उसे लेटा देखकर सुरेश ने कहा, अरे तुम तो हद करती हो, पति अभी कमरे में आया है और तुम सोने लग गई। तुमने तो पूछा ही नहीं कि क्या काम था। लोगों की पत्नियों को तो उत्सुकता रहती है कि ऐसी क्या बातचीत हो रही है घर में। मैं थक चुकी हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, पर फिर भी आपको जो कहना है कहिए। वो मैं यह कह रहा था कि तुम्हें तो पता ही है कि मेरा बिजनेस बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा है, और अब दीदी के ससुराल में उसके ससुर जी का रिटायरमेंट का प्रोग्राम है। सभी के कपड़े और शगुन का सामान तो हम ले आए हैं, पर इतना काफ़ी नहीं लग रहा। अब हमारी तरफ से कुछ अच्छा ही देना बनता है, नहीं तो हमारे परिवार की क्या इज्जत रह जाएगी। आप कहना क्या चाहते हैं, सीधे सीधे कहिए, बात को घुमाइए मत। वो मैं क्या कह रहा था कि तुम्हारे भाई भानु ने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खोली है ना, तो आपकी तरफ से एक एलईडी गिफ्ट कर देते हैं, अपना सामान भी रह जाएगा, और भानु तो घर का है, उसे पैसे फिर कभी दे देंगे। सुरेश ने कहा। तो रिया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अब कैसी बातें कर रहे हो, भानु ने अभी अभी दुकान खोली है, वो भी लोन लेकर। अब दुकान खोलते से ही उधार देना शुरू कर देगा तो कमा कर क्या खाएगा। तुम भी हद करती हो, एक एलईडी से क्या नुकसान होगा। और फिर मना थोड़ी ना कर रहा हूँ, भविष्य में पैसे दे देंगे। अच्छा, पिछली बार भी 1 लाख रुपए लिए थे और उससे पहले 50,000 रुपये लिए थे तुमने पापा से। आज तक तो दिए नहीं, ऊपर से और उधारी लेने की बात कर रहे हो, रिया ने कहा। तो सासू माँ तुनकते हुए कमरे में आ गई। शायद दरवाजे पर ही कान लगाकर खड़ी थी, और आते ही कहा, अरे अपनी बेटी को इतना सा नहीं दे सकते क्या। आखिर तुम्हारा भी तो उस घर पर हक है। आखिर कहाँ लेकर जाएंगे तुम्हारे पापा इतना सब कुछ। भाई के साथ साथ तुम्हारा भी बराबर का हक है वहाँ पर मम्मी जी मैं नहीं मांगूंगी। अब मुझे मांगते हुए शर्म आती है, क्योंकि पिछले 2 बार का भी हमने अभी तक लौटाया ही नहीं। क्या फ़ायदा अपने पैरों पर खड़ा होने का, जब पैरों पर खड़ा होकर उनके सामने हाथ फैलाकर हम चुका ना पाए। रिया ने कहा। तो सुरेश बीच में ही बोला, अरे तुम्हारे पापा के पास क्या पैसों की कमी है, इतना सा नहीं दे सकते क्या। दुनिया के सामने तो खूब पैसे वाले बनते हैं। बस करो सुरेश, मेरे पापा के पास कोई अलाउद्दीन का चिराग नहीं है जिसे जब चाहा घिस करके पैसे निकाल कर तुम्हें दे दें। पैसा कमाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। बड़ी जुबान खुल गई है तेरी,
हमें धोस दिखा रही है। अपनी बेटी के ससुराल हम क्या खाली हाथ चले जाएं? और तू भी तो कमाने जाती है, थोड़ा बहुत दे सकती थी। लेकिन ससु माँ अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। आखिरकार रिया ने कहा, लेकिन क्या आपकी बेटी आपका सम्मान है? उसे जो देना है आप दीजिए। उसके लिए मेरे मायके वालों को झुकना जरूरी है क्या? जो भी देना है अपनी हैसियत के मुताबिक दीजिए। वो लोग तो खुद लोन लेकर अपना बिजनेस खड़ा करने में लगे हुए हैं। ऐसे में उन पर बजट डालना जरूरी है क्या? और रही बात मेरी कमाई की, तो पहले मैं मेरे मायकों वालों का कर्जा चुकाऊंगी ताकि सिर उठाकर जा सकूं। स्वाभिमान जिंदा है मुझ में अभी, उसके बाद ही मुझसे उम्मीद कीजिएगा। अब मुझे माफ़ कीजिए, मुझे नींद आ रही है। मैं अब इस विषय में कोई बात नहीं करना चाहती। रिया का स्पष्ट रूप देखकर के आगे किसी की बोलने की हिम्मत न हुई। आखिरकार रिया की ननद के प्रोग्राम में शगुन और कपड़े ही गए और कुछ महीनों बाद रिया और सुरेश ने मिलकर उसके पापा की सारी कर्जे चुका दिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसी और नई कहानियों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।